जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वास्थ्य एवं रोग का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया है, उनके लक्षणों के बारे में बताया है, उनसे बचा कैसे जा सकता है इसके बारे में बताया है। आज हम इसमें एक नई बीमारी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है काली खांसी, परट्यूसिस, या फिर इसको कुकर खांसी भी कह सकते हैं। ठीक है, यह जो बीमारी है दोस्तों, यह बैक्टीरिया द्वारा होती है, मतलब जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और यह एक संचारी रोग है। इंग्लिश में कहें तो कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वे डिजीज होते हैं, या फिर संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे इस समय कोरोना है, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति में दूसरे संक्रमित व्यक्ति से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फैल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बोलने समय उसके मुंह से थूक निकलता है, उससे फैल जाना, या खाने पानी से अन्य तरह के, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया द्वारा होती है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस परट्यूसिस। बैसिलस परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, यह रोग आरंभ में नाक और गला को प्रभावित करता है। मतलब इसका जो मेन एम होता है उसको किसको प्रभावित करता है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। ठीक है, और ये जो रोग है ये प्रायः 2 वर्ष से कम बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जिसका ये जो रोग है ये 2 वर्ष से कम बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, उनकी इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी का नामकरण इस आधार पर किया गया है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सांस लेते समय भौंकने जैसी आवाज़ करता है, इसलिए इसको कुकर खांसी भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, कुकर खांसी इसका जो नाम है, तो इसी कारण इसको कहते हैं, क्योंकि ये जब ज़्यादा संक्रमित हो जाता है व्यक्ति से तो कुत्ते की तरह आवाज़ निकालने लगता है। ठीक है, इसके जो लक्षण हैं दोस्तों, ये 7 से 17 दिनों के बाद विकसित हो पाते हैं। मतलब जब इसके जो बैसिलस परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया शरीर में एंटर करता है तो उसके 7 से 17 दिनों के बाद इसके लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इसके जो लक्षण 6 सप्ताह तक रहते हैं, और 6 सप्ताह में इनको 3 स्टेजों में बांटा गया है। ठीक है, 3 स्टेजों मतलब एक स्टेज में 2 सप्ताह, 1 स्टेज 2 वीक। ठीक है, अब ऐसा समझिए आप। तो पहले स्टेज में इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, देखना, छींकना, आंखों से पानी आना, नाक बहना, भूख कम होना, ऊर्जा कम होना, मतलब शरीर प्रतिदिन कमजोर हो जाना, और रात के समय खांसना। ये पहले 2 हफ्तों में, मतलब प्रथम स्टेज में ये लक्षण दिखाई देंगे। अगर आपको काली खांसी या फिर परट्यूसिस या फिर कुकर खांसी, कोई भी नाम आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप संक्रमित हैं तो। फिर जब दूसरा स्टेज आएगा, दूसरा स्टेज भी 2 वीक रहेगा, उसमें क्या होगा, उसमें जो खांसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, रात के समय भी खांसी आएगी बहुत तेज से, और कुत्ते की भौंकने की तरह आवाज़ आएगी। ठीक है, इसलिए उसको कुकर खांसी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे हफ्ते, जो 2 हफ्ते होंगे, उसमें इतना अंतर होगा कि जो खांसने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर जो तीसरा स्टेज होगा, मतलब आखिरी 2 सप्ताह, उस सप्ताह में ये सब कंट्रोल होने लगेगा, जितने भी लक्षण हैं ये हल्के हल्के रह जाएंगे। तो इसको 3 स्टेजों में बांटा गया है। प्रथम स्टेज में आपने समझा कितने लक्षण दिखाई देंगे, दूसरे स्टेज में खांसी की रफ्तार बढ़ेगी, तीसरे स्टेज में सब कंट्रोल होने लगेगा। तो ये 6 सप्ताह तक बैसिलस परट्यूसिस, मतलब वही काली खांसी के लक्षण रहते हैं। ठीक, यह जो है, यह जीवाणु संक्रमण के आरंभ से 7 से 17 दिनों के बाद इसके लक्षण विकसित पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, और जिनमें ये अधिकांश इसके जो लक्षण विकसित हो पाते हैं वो सभी बच्चे 2 वर्ष से कम आयु वाले होते हैं। ठीक है, अब ये जो किस तरह के शरीर पर, मतलब जो श्वसन तंत्र है, कैसे अटैक करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम जो जीवाणु हैं ये श्वसन तंत्र के जो भीतरी सतह पर संपर्क में आकर उससे चिपक जाते हैं। जब जीवाणु शरीर में इंटर होते हैं तो ये श्वसन तंत्र के भीतरी सतह पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, जहां उचित माध्यम पाकर वृद्धि करने लगते हैं ये लोग, और उसके बाद सतह पर घाव बना लेते हैं।
मतलब जब शरीर में एंटर करते हैं इसके बैक्टीरिया, तो जाकर जो श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो इंटरनल है ऑर्गन उस पर जाकर चिपक जाते हैं। फिर अपना उचित माध्यम जब पाते हैं तो वहाँ पे वृद्धि करने लगते हैं, अपने तरह के कई बैक्टीरिया बनाते हैं, फिर उस पर घाव बना देते हैं। और घाव के फलस्वरूप ये होता है कि जो स्थान होता है वो फूल जाता है, और फिर त्वचा पर नेक्रोसिस की क्रिया होती है। नेक्रोसिस मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी से, ब्लड की कमी से जो त्वचा है, त्वचा का क्षरण हो जाना मतलब खत्म हो जाना, तो नेक्रोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अब भारत जैसे जो विकासशील देश या अन्य देश, कोई भी विकासशील हो या फिर विकास कर रहे हो या विकसित देश हो, ठीक है, इसमें भारत में जो है, भारत के हिसाब से आंकड़ा इसका देखा जाए तो प्रत्येक 1 लाख आबादी, प्रत्येक 1 लाख पॉपुलेशन पर 587 बच्चे हर वर्ष 1 लाख पॉपुलेशन पर 587 बच्चे इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। ठीक है। इसमें जो बच्चों का मृत्यु दर होता है 4.15%। कितना? इसका जो मृत्यु दर होता है बच्चों का 4.15%। बच्चे जो साल में मरते हैं वो इसी बीमारी से मरते हैं। 4.15% मतलब जितने बच्चों की साल में मृत्यु होती है उनमें 4.15% बच्चे इस बीमारी के कारण मरते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब इसका इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रतिरक्षीकरण जो जरूरी है। इसका जो प्रतिरक्षीकरण है डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी का टीका मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म जो डीपीटी का टीका का होगा वो है डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनेस। यही टीके तीनों की बीमारियों में लगते हैं, तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनेस। अब इसके जो कुछ औषधि के बारे में बात कर देते हैं, जो दवाइयाँ जो मेडिकल पर उपलब्ध कराई जाती हैं या फिर डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती हैं, उसके बारे में कुछ बात कर देते हैं। तो जो इसकी दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, इरिथ्रोमाइसिन या फिर एम्पिसिलिन, ये दवाइयाँ 7 से 10 दिनों तक हम लोगों को खानी पड़ेगी, मतलब जो बीमारी से इस समय ग्रसित रहते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ दवाइयों के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो लोग ये वीडियो को देखें तो कुछ दवाइयों के बारे में वो जानते हैं कि अगर मान लीजिए, वैसे तो अगर कोई बच्चा इससे संक्रमित है तो उसको डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन अगर उस समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो ये दवाई आप खुद ले सकते हैं। ठीक है। ये काम करेंगे पूरी, इसी के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, इसको 7 से 10 दिनों तक 7 से 10 दिनों तक लें। ठीक है। फिर आता है क्लोरमफेनिकोल। जो क्लोरमफेनिकोल है ये घबराहट, जो है ये दवा घबराहट को दूर करने के लिए ली जाती है। इसी में घबराहट को दूर करने के लिए क्लोरमफेनिकोल। ठीक है। फिर जो एक दवा है ब्रोकोडाइलेटर, ये ब्रोकोडाइलेटर जो है उस सिकुड़न को कम करने के लिए, जो सिकुड़न हो जाती है उसको कम करने के लिए ब्रोकोडाइलेटर लेना पड़ता है। और एक होती है कफ की सिरप, क्योंकि जब खांसी आती है तो मुंह में बलगम, मतलब बलगम भी साथ में आता है, वही कफ, तो इसलिए कफ का सिरप भी इसमें ज़रूरी है। अगर मैंने कहीं गलती हो गई हो बोलने में तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपको अच्छे समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगली बार फिर इसका वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आज अब अलग एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में टीबी के बारे में पढ़ाया गया, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, मतलब जिसको यक्ष्मा रोग कहते हैं। ठीक है। और कई वीडियो बना रखे हैं मैंने इसके बारे में। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।